देखिए निमोनिया का साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा। तो साइन एंड सिम्टम निमोनिया में इसमें भी जो सबसे मेन सिम्टम सबसे पहले आएगा वो आएगा फीवर। और केवल फीवर अकेले नहीं आएगा, फीवर विद चिल। एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, मैक्सिमम रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में, जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता है, उसमें बुखार जब भी आता है साथ में कपकपी के साथ ठंड भी लगती है ना। तो इसको फीवर विद चिल बोलते हैं यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में, चाहे वो निमोनिया केस हो, चाहे वो आपका फ्लू का केस हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो। इन सारे केसेस में बुखार के साथ ठंड लगने की समस्या आती है। आपने वायरल डिजीज में भी देखा होगा, बुखार के साथ ठंड लगती है, फीवर विद चिल होगा। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है इसमें साइन एंड सिम्टम्स में, तो इसका साइट ऑफ एक्शन तो लंग्स का एल्वुलाई है, और लंग्स के एल्वुलाई में अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो अल्टीमेटली उसको दिक्कत आनी है ब्रीदिंग में। तो क्या होगा, डिस्कम्फर्ट इन ब्रीदिंग। तो इस पर्सन को एक दिक्कत आएगी ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ आएगी, और वो डिस्कम्फर्ट जो उसको बोलते हैं डिस्निया। क्या बोलेंगे बेटा, उसको डिस्निया बोलेंगे। तो डिस्कम्फर्ट इन ब्रीदिंग या डिस्निया कहा जाएगा। अच्छा, फिर इसके अलावा सर और क्या आएगा, तो इसके अलावा देखो साथ में उसको कॉफ होगा, खांसी आएगी, हेडेक भी हो सकता है, बुखार के साथ हेडेक हो जाएगा। और इसके अलावा अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट न किया जाए तो ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा घटने और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा बढ़ने की वजह से ऐसे पेशेंट्स में स्किन का जो कलर होगा वो टर्न होने लगेगा। तो स्किन कलर टर्न्स ग्रे टू ब्लूइश, और उसकी वजह क्या होगा, ड्यू टू साइनोसिस। किसकी वजह से होगा बोलो, ड्यू टू साइनोसिस होगा। और स्किन कलर टर्न्स ग्रे टू ब्लूइश में किसकी स्किन की बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है लिप्स की, और बात कर रहा है एंड फिंगर नेल्स, नाखून की बात कर रहा है। तो जो नाखून होंगे और लिप्स होगा, मेन पहले यही दिखाई देगा, ये नीला पड़ने लगेगा अगर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा घटता है और CO2 का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। साइनोसिस की वजह क्या होगी, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ रहा होगा तो ऐसे कंडीशन में साइनोसिस हो जाएगी। समझ ना, ये है बेटा आपका निमोनिया। फिर से याद कर लीजिए, निमोनिया के केस में जो सिम्टम, जो एक्शन होता है वो अपर ट्रैक में ना हो करके वो सीधे एल्वुलाई ऑफ द लंग्स में होता है, ठीक ना। और जब एल्वुलाई में इन्फेक्शन होता है तो वहाँ इन्फ्लामेशन होगा और उसमें फ्लूइड भर जाएगा, और जब फ्लूइड भर जाएगा तो गैसेस एक्सचेंज की जो साइट होगी वो क्या कर जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी, जिसकी वजह से उस पर्सन के बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल घटने लगेगा। अच्छा, इसके लिए हम टेस्ट क्या करें, तो टेस्ट की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि आपका टाइफाइड में स्पेशल विडाल टेस्ट था, यहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर हम करें क्या, फिर तो यहाँ पे हम करा सकते हैं उसका हम लोग करा सकते हैं ब्लड एग्जामिनेशन करा सकते हैं, CBG करा सकते हैं उसका। तो ऐसी कंडीशन पे हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट ये बड़ा TLC DLC कराएंगे तो आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इन्फेक्शन हुआ है ना। स्पेशल कोई टेस्ट है। और इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, तो ट्रीटमेंट आपका बेटा वही है, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। अच्छा, ये दो डिजीजेज जो थी वो आपके NCERT में दे रखी थी, निमोनिया और टाइफाइड को लेकर के। हम 2-3 डिजीज की थोड़ी बातें आपको और बता दे रहे हैं ताकि उनसे कुछ क्वेश्चन आए तो हम लोग बता लेंगे बैक्टीरियल डिजीज में। जैसे एक डिजीज हमारे पास है कॉलरा। अब इसको खाली याद रखिएगा थोड़ा बहुत, है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं आप पूछेगा आपसे। तो एक होता है हमारे पास कॉलरा, और जो कॉलरा होता है, कॉलरा जो होता है ये भी किससे होता है, बैक्टीरिया से नाम होता है विब्रियो कॉलेरी, ठीक है बेटा। और जो कॉलरा होता है इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है या कैसे स्प्रेड करता है, तो बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। और यहाँ पे जो हाउस फ्लाई होती है वो वर्क करती है एज ए मैकेनिकल कैरियर, है ना। इसमें हाउस फ्लाई भी इसको स्प्रेड करने में हेल्प करती है, उसके पैरों में चिपक जाते हैं। जैसे कि अगर किसी कॉलरा के पेशेंट ने अगर यहाँ पे पॉटी किया है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होंगे, तो अगर कोई हाउस फ्लाई आकर के इस पे बैठती है तो वो बैक्टीरिया इसके पैरों पे चिपक जाते हैं। और जब यही हाउस फ्लाई किसी कटे हुए फल पे या आपके फूड पे आके बैठती है तो ये बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर देती है। तो यहाँ पे हाउस फ्लाई के बॉडी के अंदर तो इसकी साइकिल नहीं चल रही है, लेकिन कम से कम हाउस फ्लाई इसे स्प्रेड करने में हेल्प कर रही है। इसलिए क्या कहा जाएगा बेटा आपका, हाउस फ्लाई वर्क एज ए हियर मैकेनिकल कैरियर। और यही काम हाउस फ्लाई अमीबियासिस में भी करती है। तो कॉलरा का जो केस होगा कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होगा, मतलब इसका जो रूट होगा वो फीकल ओरल रूट होगा।
इसका जो साइट ऑफ एक्शन होता है स्टमक वॉल होता है। स्टमक की वॉल पर ये गैस्ट्राइटिस कॉज करता है, तो स्टमक की वॉल पे एक्शन करता है और कॉजेज एक्सेसिव डायरिया एंड देखो एंड वोमिटिंग। और जब एक्सेसिव डायरिया और वोमिटिंग होगा तो लीड टू एक्सेसिव फ्लूइड लॉस। पहली बात वो पेशेंट कुछ खा भी रहा है तो वोमिट कर दे रहा है। दूसरी बात बॉडी के अंदर जो कुछ भी है वो डायरिया से मतलब कि वो स्टूल पास कर दे रहा है, तो फ्रिक्वेंट डायरिया हो रही है, तो उसकी बॉडी में वाटर का लेवल लगातार घटता जाएगा। तो पहले तो ये वाटर जो होगा उसके एलिमेंट्री कैनाल का वाटर होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन से आएगा और बाद में जो हो जाएगा वो ब्लड से भी आना स्टार्ट होगा, मतलब कि ब्लड की वॉल से भी वो वाटर को खींचना स्टार्ट करेगा। तो अल्टीमेटली जो होगा बॉडी में फ्लूइड कंटेंट घट जाएगा। तो इसमें हम लोग करें क्या, फिर इसमें हम लोग को उपाय क्या करना होगा? तो इसके ट्रीटमेंट में हम लोग को एक समझते हैं ORS है। ORS बोलते हैं ओरल रीहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन। तो इसमें जो इमीडिएट ट्रीटमेंट जो इसका होता है, अगर किसी पर्सन कॉलरा हो गया तो एंटीबायोटिक चलाने के साथ साथ हम उसे ORS का घोल देते हैं। ये क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन। और ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन में आपका 1 ग्लास पानी में या 1 लीटर पानी में भी बना सकते हैं। अगर 1 ग्लास पानी में बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 1 चुटकी नमक लेते हैं, 1 पिंच ऑफ द साल्ट, और 1 चम्मच या 2 चम्मच इसमें चीनी आप डालते हैं और उस पर्सन को ड्रॉप बाय ड्रॉप या चम्मच से चम्मच, या अगर वो पी पाए, क्योंकि वो पी नहीं पाता, वोमिटिंग कर देता है बार बार वो, तो उसको घूट घूट पिला सकते हैं या चम्मच से पिला सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो पूछेगा इसमें आपसे वो ये पूछेगा कि कॉलरा के केस में मेन प्रॉब्लम क्या होती है? तो कॉलरा केस में मेन प्रॉब्लम होती है डिहाइड्रेशन। तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, बॉडी से लॉस ऑफ द वाटर। डी मतलब रिमूवल ऑफ, हाइड्रा मतलब वाटर। द लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो इससे हम बचने के लिए उपाय क्या करें सर? तो इससे बचने का तरीका ये होगा, या फिर इससे अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो तो हमको करना क्या होगा? हमको करना होगा उस पर्सन को ORS का घोल देना होगा। ORS क्या होगा? ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन। देखो ये रीहाइड्रेट कर रहे हो, डी हो गया था, ये री कर रहा है, दोबारा कर रहे हैं ना, रिहाइड्रेट कर रहे हैं। तो यही कॉलरा से बेटा आपसे ये पूछा जाएगा। अच्छा, कॉलरा के बाद एक डिजीज है प्लेग। प्लेग का कॉमन नाम याद रखिए, इसको ब्लैक डेथ बोलते हैं। अब प्लेग जो होता है इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो यर्सीनिया पेस्टिस, या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैस्चुरेला पेस्टिस, ठीक है, यर्सीनिया पेस्टिस या पैस्चुरेला पेस्टिस। और इसको स्प्रेड करता है, इसका जो कैरियर होता है, कैरियर, इसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर। इसका जो वेक्टर जो होता है वो जो वेक्टर होता है वो होती है आपकी, वो होता है आपका रैट फ्ली। मतलब ये चूहों में एक रैट फ्ली होता है, और वो रैट फ्ली जो होता है जब वो ह्यूमन को काटता है तो उसकी वजह से यर्सीनिया पेस्टिस या पैस्चुरेला पेस्टिस का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हो सकता है। तो क्या सारे रैट फ्ली काटने से होगा? कहते नहीं, जब किसी जगह पर प्लेग फैला हुआ हो तो सबसे पहले उस जगह पर चूहे मरने स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जो रैट फ्ली होते हैं जब ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो चूहों को बहुत जल्दी काटते हैं, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो जब वो चूहे जब मरने लगते हैं तो उनकी बॉडी से रैट फ्ली निकल करके, उड़ करके वो आकर के ह्यूमन को बाइट करते हैं, और जब ह्यूमन को बाइट करते हैं तो वो यर्सीनिया पेस्टिस या पैस्चुरेला पेस्टिस को उसकी बॉडी में एंटर करा देते हैं। तो रैट फ्ली को ज़िनोप्सिला बोलते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तो ज़िनोप्सिला का हो जाएगा आपका रैट फ्ली। तो ये इसका वेक्टर कौन होगा? इसका वेक्टर होगा आपका रैट फ्ली, है ना। इतना पूछा जाता है बेटा आपसे प्लेग में। और प्लेग में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, इसमें जो लिम्फ नोड जो होता है वो स्वेल कर जाता है ना, और अक्सर वो लिम्फ नोड जो होते हैं वो पैरों के, क्योंकि रैट फ्ली बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ नहीं पाते हैं तो वो केवल आपके पैरों में मेनली काटते हैं। तो जो पैरों के लिम्फ नोड होते हैं जांग के पास में, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो प्लेग के केस में आपको इस ज़िनोप्सिला से मिलेगा आपको, है ना। अच्छा, प्लेग के अलावा आपको मिल सकता है लेप्रेसी। देखो ये बेटा लेप्रेसी, और लेप्रेसी का जो कॉज होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो होता है लेप्रेसी कॉज करता है, और इसका इन्फेक्शन 2 तरीके से होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से भी होता है और उस पर्सन के नेजल स्वैब से भी होता है। और आपने देखा होगा अगर किसी को लेप्रेसी हो गया होगा, इसको हम लोग
हिंदी में कोढ़ बोलते हैं, कुष्ठ रोग बोलते हैं, तो उसकी फिंगर नेल्स जो होती है, जो उंगलियां जो तो गलने लगती है, नाक की हड्डी अंदर बैठ जाती है। तो ऐसे पर्सन के नेजल स्वैब से भी निकल रहा होता है, अब प्लस उसकी जो उंगलियां गल रही है तो उसमें जो पस बन रहा था उस पस में भी ये बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है। बहुत स्लो वर्क करने वाला बैक्टीरिया होता है, लेकिन अगर एक बार ये डिजीज हो गई तो अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो फिर इससे आपको निजात नहीं मिल पाएगी। ये लेप्रेसी कहलाता है। इससे एक रिलेटेड, इसको हम लोग हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बारे में सबसे ज़्यादा हैंसन साहब ने स्टडी किया था, इसको बोलते हैं हैंसन डिजीज। और एक क्वेश्चन और पूछता है, पहले एम्स में पूछता था, तब पूछे जाने की संभावना लाइक कम है, फिर भी हम लोग याद रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछता है, एक बहुत सोशलिस्ट थे, उनका नाम था बाबा आमटे। तो बाबा आमटे जो थे वो प्लेग से रिलेटेड, लेप्रेसी से रिलेटेड थे। इन्होंने कुछ रोगियों की बहुत सेवा की थी, उनके लिए बहुत सारे आश्रम का निर्माण कराया था गवर्नमेंट से ऐड लेकर के। तो लेप्रेसी के लिए बाबा आमटे का योगदान जो है बहुत ज़्यादा है। तो लेप्रेसी का नाम याद रखिएगा, हैंसन डिजीज बोलते हैं। लेप्रेसी रिलेटेड कौन से सोशलिस्ट हैं? बाबा आमटे हैं। और लेप्रेसी इज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम लेप्री। पहले स्किन में पैचेस बनते हैं, इसके बाद ये बहुत तेजी से स्प्रेड करता है। बात समझ आ गया? ये क्या हो गया बेटा आपका लेप्रेसी। लेप्रेसी के अलावा अगर हम लोग देखें तो एक डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस। देखो बेटा, एक हमारे पास है ट्यूबरक्लोसिस, और ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं, वो कई ऑर्गन्स का हो सकता है। ये लंग्स का भी होता है, बोन का भी होता है, आपका इंटेस्टाइनल टीबी भी होता है। लेकिन अगर हम लंग टीबी की बात करें, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिनम। बहुत स्लो एक्टिंग बैक्टीरिया भी होता है, ठीक ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिनम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। और ट्यूबरक्लोसिस का जो साइट ऑफ एक्शन होता है वो होता है आपके लंग्स पे, घॉन्स फोकस बनाता है। तो एक वर्ड आएगा घॉन्स फोकस, है ना। तो जब किसी बच्चे में पहली बार ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसे ट्रैप कर लेता है और उसके चारों ओर क्या करता है, एक दीवार बना देता है, मान के चलिए ना। तो एक सिस्ट बन जाएगा। इसी सिस्ट को जो लंग्स में दिख रहा होता है इसे हम लोग बोलते हैं घॉन्स फोकस। क्या बोलते हैं? घॉन्स। तो घॉन्स फोकस रिलेटेड विद द ट्यूबरक्लोसिस, याद रखिएगा, ठीक ना। उसके लंग्स में आपको इस तरह से मिलेगा। जब आप उस बच्चे का एक्सरे कराएंगे तो आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देंगे, आपको ये आपको इमेज दिखाई देगी, घॉन्स फोकस दिखाई देगा। ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट के लिए, अच्छा इसके लिए हम लोग टेस्ट क्या करते हैं, पता उसको टेस्ट क्या होता है? तो इसके लिए होता है मॉन्टॉक्स टेस्ट, है ना। या अच्छा लेप्रेसी के लिए तो होता है लेप्रोमिन टेस्ट, लेप्रेसी के लिए होता है लेप्रोमिन टेस्ट। और टीबी के लिए होता है मॉन्टॉक्स टेस्ट ना। स्किन टेस्ट होता है, इसमें स्किन में सब डर्मल एक इंजेक्शन लगाते हैं, फिर देखते हैं उसका फैलाव कितना बड़ा है। अगर रात भर में या 2 दिन के अंदर उसका फैलाव ज़्यादा बढ़ चुका होता है, इसका मतलब वो ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव होता है वो। तो मॉन्टॉक्स टेस्ट बोलते हैं, टेस्ट इससे कराते हैं मॉन्टॉक्स टेस्ट। और इसके अलावा इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो डॉट्स बोलते हैं, डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स पूरा नाम होता है इसका, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये डॉट्स होता है इसके लिए। तो डॉट्स का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, या फिर डॉट्स इज अ ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। और डॉट्स में इसका नाम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्यों होता है, क्योंकि इसमें पेशेंट को 6 से लेकर के 9 महीने तक कंटिन्यू दवा खानी होती है। और हर दवा का एक निश्चित समय होता है कि उसको कब लेना है और किस दिन लेना है। तो अलग अलग जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो अपने टीबी सेंटर्स पे रहते हैं, तो जो भी उस एरिया में जो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट होता है वो कांटेक्ट करता है हॉस्पिटल से, तो उसको एक हेल्थ वर्कर के साथ जोड़ दिया जाता है। तो हेल्थ वर्कर पर डे ये इंश्योर करता है कि वो पेशेंट दवा प्रॉपर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कोई दवा मिस डोज तो नहीं हो रही है, वो दवा छोड़ तो नहीं दे रहा है। तो इसीलिए इसका नाम होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब सीधे ऑब्जर्वेशन में रखा गया ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स 6 से लेकर के 9 महीने तक। क्योंकि इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर पेशेंट, देखो अगर किसी पेशेंट को खांसी आ रही, बुखार हो रहा है और उसको ट्यूबरक्लोसिस का कंफर्म होगा उसको टीबी है,
और अगर आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के 15 से 20 दिन के अंदर जब दवा चलने स्टार्ट रहती है तो 20 दिन के दौरान उसकी खांसी से सब गायब हो जाती है, तो उसको पेशेंट को लगता है वो तो एकदम हेल्दी हो गया, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन वास्तव में वो बैक्टीरिया भी मरा नहीं है, उसको बैक्टीरिया को मरने में कम से कम 4 से 6 महीने लगने वाला है। तो अगर वो पेशेंट उस दवा को सिम्टम के बेस पे छोड़ देता है कि सिम्टम तो हमको अवॉइड नहीं, तो हमको टीबी सही हो गई है, तो बैक्टीरिया अपने अंदर ऐसे स्ट्रेन्स डेवलप कर लेता है कि अब उसके ऊपर वो दवा काम नहीं करेगी। तो अगर कोई पेशेंट टीबी का है और वो टीबी की दवा को छोड़ देता है, ट्यूबरकुलोसिस दवा को छोड़ देता है, तो उसके में अब जब दोबारा टीबी होगी 4 साल 6 साल 8 साल बाद, तो अब उसके लिए कोई दवा उस पर काम नहीं करेगी, तो स्पेसिफिक मेडिसिन देनी पड़ेगी उसको, हालांकि उसके भी चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। बात समझ आए? क्योंकि बैक्टीरिया क्या होगा, रेजिस्टेंट हो जाता है उस दवा के प्रति। इसीलिए इसमें पेशेंट को सलाह दी जाती है कि आप दवा का पूरा कोर्स के लिए, भले ही आपके अंदर सिम्टम हो या ना हो, तो 6 महीने अगर खानी है, कुछ केसेस में 6 महीने, कुछ केसेस में 9 महीने तक खाना होता है, तो अगर आप 6 महीने दवा खानी तो पूरा कोर्स करने के बाद ही दवा छोड़ना चाहिए, वरना फिर दोबारा कभी होगा तो फिर वो कभी ठीक नहीं होगा, फिर आपकी जान के साथ ही हो जाएगा। बात समझ आइए? तो ये था बेटा आपका ट्यूबरकुलोसिस। और एक ऐसी डिजीज है टेटनस, टेटनस को लोग बोलते हैं लॉक जॉ। और टेटनस में जो मेन असर पड़ता है वो वॉलेंट्री मसल्स के ऊपर होता है। इसका जो बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो बैक्टीरिया होता है, वो अटैक करता है ब्रेन के मोटर एरियाज पे और वॉलेंट्री मसल को क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। बात समझाएगा? तो टेटनस में स्पैसफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है और यहाँ पर पहले जॉ की मसल्स जो होती है ये पहले लॉक हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, मुंह हमेशा आपका खुला ही रह जाएगा या बंद है तो बंद ही रह जाएगा। और दूसरी कंडीशन में पूरी बॉडी जो होती है वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है जरा सा भी साउंड सुनने के बाद। और टेटनस जो होता है ये आपका फेटल होता है, मतलब एक बार टेटनस के सिम्टम्स आ गए तो उस पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। इसी को हिंदी में धनुष टंकार रोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब टेटनस का अटैक पड़ता है उस पर्सन को तो पूरी बॉडी जो होती है वो धनुष के शेप में उड़ जाती है। बस समझ आ गया? ये कहलाएगा टेटनस। मैंने आपको 11 से बताया, इसलिए ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं बता रहा हूँ आपको। मैंने टेटनस और टिटेनी में आपको अंतर समझाने से ये समझाया था, इसलिए इसको यहाँ पर डिटेल में बता नहीं रहा हूँ। तो ये कुछ कॉमन बैक्टीरियल डिजीज थी। एनसीईआरटी में केवल 2 के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, एक एक था आपका टाइफाइड और दूसरा था आपका निमोनिया। अब हम आपको लेके चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वायरल डिजीजेज में। तो वायरल डिजीज में हम लोग को बेटा 2 पढ़नी है, एक पढ़ना हम लोग को कॉमन कोल्ड और फिर आगे जाके पढ़ना हम लोग को एड्स के बारे में ना। तो चलो पहले हम दिखाते हैं वायरल डिजीजेज में। वायरल डिजीजेज में एक डिजीज जो हमारे पास है कॉमन कोल्ड, इसी को हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। बाकी सबको हमने आपको सबका कॉस्टिव एजेंट याद करा तो उतना बहुत है इसके लिए ना, पूछा आपसे यही जाएगा। और एड्स जो होगा वो आपको एड्स वाले टॉपिक में पढ़ा देंगे। तो कॉमन कोल्ड का जो पॉजिटिव एजेंट होगा, कॉस्टिव एजेंट होगा, उसका नाम होता है आपका राइनो वायरस। राइनो वायरस मैंने समझाया था आपको। राइना का मतलब क्या होता है, नोज, है ना। तो नेजल टर्म आता है, राइनासोरस है ना, गैंडा जिसके नाक पे सींग है, राइनेंसेफ्लॉन है ना, इस तरह से वर्ड्स आते हैं ना। ऑल्फेट्री लोब वाले पार्ट को राइनेंसेफ्लॉन बोलते हैं। यहाँ राइनो का मतलब होता है नोज, राइनो वायरस। और राइनो वायरस को एक वायरस नहीं है, ग्रुप ऑफ वायरस है ये, ग्रुप ऑफ वायरस, ओके ना बेटा। और पॉजिटिव एजेंट इसका कौन हो जाएगा बेटा, बोलो, राइनो वायरस है। अच्छा, इसका जो इंक्यूबेशन या इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, एमओटी मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, इसका भी कैसे होगा, वाया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, वाया ड्रॉपलेट। जैसे मैंने आपको निमोनिया में समझा थोड़ी देर पहले अभी, तो वाया ड्रॉपलेट फैलेगा। तो ये किसके जरा होगा बेटा, बाय नीजिंग, कॉफिंग। अगर कोई, हालांकि इसमें छींक ज़्यादा आती है, तो कोई पर्सन अगर नीज कर रहा होगा या खांस रहा होगा तो उससे फैलेगा। इसके अलावा ये फैल सकता है बाय फोमाइट्स। फोमाइट्स में क्या आ जाएगा, जैसे कॉन्टामिनेटेड, फोमाइट्स में आएगा आपका कॉन्टामिनेटेड बुक, पेन, कीबोर्ड, माउस ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा और किससे हो सकता है बेटा, बोलो, तो डोर नॉब्स। मैंने क्या बताया था फोमाइट्स के बारे में, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग सब्सटेंस हो और उसमें वायरस या बैक्टीरिया चिपका हो तो उसको हम लोग फोमाइट्स का नाम देते हैं। ये फोमाइट्स हो सकते हैं, कॉन्टामिनेटेड बुक्स, पेन्स, कीबोर्ड, माउस ऑफ कंप्यूटर, डोर नॉब्स।
अच्छा, ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में आने के कितने दिन बाद आपको सिम्टम्स आएंगे, तो ये कहलाएगा इसका इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका भी 1 से लेकर के 2 डेज तक हो सकता है। आज क्लास में मैं छींक रहा हूँ, 2 दिन बाद आप छींकते हुए आएंगे, बात समझ आया। तो अगर यहाँ पर इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन किससे है, ड्रॉपलेट से, तो ड्रॉपलेट्स क्या होगा, इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो होगा लगभग 1 से 2 दिन का होता है। और इसका जो साइट ऑफ एक्शन होता है, साइट ऑफ एक्शन, निमोनिया वाले में साइट ऑफ जो एक्शन था वो था उसके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, मतलब उसके एल्वोलाई पे था। लेकिन इसका साइट ऑफ एक्शन केवल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। इट अटैक्स ऑन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और अपर ट्रैक में क्या आ जाएगा बेटा, जिसमें इस्तेमाल हो जाएगा नेजल एपिथीलिया अप टू द फेरिंग्स तक, लेकिन नॉट टू लंग्स। ध्यान दीजिएगा, लंग्स पे इसका कोई एक्शन नहीं है। देयर इज नो एक्शन ऑफ द राइनो वायरस ऑन द लंग्स। सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरिया का बाद में हो सकता है, बाद में पर्सन को खांसी आएगी, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, लेकिन इसका साइट ऑफ एक्शन जो होगा वो कहाँ पे होगा, इसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। और जब ये यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और समझना बेटा ध्यान से देखो, अगर ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा तो इस इन्फ्लेमेशन का क्या असर पड़ेगा, देखना। देखो, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कॉज करेगा इन्फ्लेमेशन, और इस इन्फ्लेमेशन का असर क्या पड़ेगा ये देखो। तो नेजल एपिथीलिया जो होगी, अगर ये इन्फ्लेम होगी तो यहाँ पर फ्लूइड डिस्चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पैसेज क्या हो जाएगा, पैसेज हो जाएगा नैरो, और जब पैसेज नैरो होगा और एयर को लेने और निकालने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो साथ में क्या आएगी, नीजिंग, बहुत ज़्यादा क्या होगा, नीज करेगा। और जब फ्लूइड डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, नाक में म्यूकस ज़्यादा बनेगा। जरा याद करिएगा, मैंने समझाया था आपको कि नेजल एपिथीलिया में सीलिया पाए जाते हैं, और सीलिया सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथीलिया होता है। अगर आप याद होगा आपको तो जो सीलिया होता है वो म्यूकस को लगातार पीछे ढकेल रहा होता है, पक्का ना बेटा। लेकिन अगर यहाँ पे सीलिया काम तो कर रहा है, लेकिन म्यूकस एक लिमिट से ज़्यादा बन रहा है, तो क्या सारा म्यूकस सीलिया पीछे ढकेल पाएगा फेरिंग्स में? नहीं, तो वो म्यूकस जो होगा वो आगे से टपकना भी स्टार्ट हो जाएगा, बस हो रहा है, तो नाक बहने लगेगी, रनिंग नोज होगा। तो इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे, साइट ऑफ एक्शन समझ में आ गया। इसका साइट ऑफ एक्शन जो होगा वो होगा आपके नेजल एपिथीलिया पर, मेनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे। देखो बेटा आगे देखो, साइन एंड सिम्टम्स क्या आना चाहिए बताओ। अगर नेजल एपिथीलिया में इन्फ्लेमेशन हो गया है तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम तो यही आएगा ना, उसकी साइन एंड सिम्टम सबसे पहला यही आएगा कि उस पर्सन को नीजिंग हो रही होगी, छींक आ रही होगी ना, फ्रिक्वेंट नीजिंग हो रही होगी, साथ में रनिंग नोज मतलब नाक बह रही होगी। इन दोनों को एक साथ मिला के बोलते कोराइजा, क्या बोलते हैं इसको, कोराइजा, पक्का। तो ऐसे पर्सन को बार बार छींक आएगी, ऐसे पर्सन की नाक बहने स्टार्ट हो जाएगी, रनिंग नोज हो जाएगा, और दोनों को मिला के साथ क्या बोलेंगे, कोराइजा। अच्छा, साथ में अगर आपको कभी जुकाम हुआ हो जो लगातार 5 से 7 दिन तक चला हो, तो जुकाम में आपने देखा होगा साथ में हेडेक भी होता है बेटा ना। हेडेक होने के साथ साथ सोर थ्रोट भी होता है, सोर थ्रोट क्या होता है, गले में चुभन या गले में दर्द होना ना, भारी हो जाएगा और गले में आपको दर्द होगा। इस सोर थ्रोट के अलावा आपको हॉर्सनेस भी हो जाती है, मतलब गला बैठ जाना है ना, आवाज़ का भारी हो जाना। जैसे पहले आपको छींक आएगी बहुत ज़्यादा, उसके बाद सर दर्द होगा, नाक बहने स्टार्ट हो जाएगी, गले में दर्द हो रहा होगा, और साथ में क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, हॉर्सनेस हो, गला क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको माइल्ड फीवर भी हो सकता है, तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है किसके बेटा, कॉमन कोल्ड के। और कॉमन कोल्ड कितने दिन तक रहेगा, तो इट लास्ट फ्रॉम
5 to 7 डेज या 3 to 5 डेज, वो डिपेंड करता है आपका इम्यून सिस्टम कैसा है। जैसे एक बार कॉमन कोल्ड होगा तो कोई मेडिसिन लेने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप मेडिसिन लेंगे तो वो और वर्स हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप केवल काढ़ा पीजिए या फिर आप तुलसी पत्ता लीजिए या इलायची, अरे क्या बोलते हैं उसको, अरे ब्लैक पेपर, काली मिर्च लीजिए। तो ऐसी कंडीशन में आप उससे बच सकते हैं, सिम्टम्स थोड़े से कम हो सकते हैं, लेकिन ये 5 से 7 दिन तक आपको कम से कम ये रहेगा। तो किसके बारे में था बेटा, कॉमन, कोई स्पेशल इसमें टेस्ट या ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नहीं आपको यहाँ पर कुछ स्पेशल कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत है आपको, ठीक ना। इसमें एक सिम्टम और भी खास होता है और उसको वो लोग बोलते हैं टायर्डनेस। टायर्डनेस क्या होता है बेटा बोलो, वीकनेस, मतलब कि मस्कुलर फटीग, मतलब आपको हमेशा ना शरीर में दर्द का आवाज़ बना रहेगा, इसलिए थकावट महसूस होगी, उसको वीकनेस या टायर्डनेस बोलते हैं। तो सोर थ्रोट हो सकता है, टायर्डनेस हो सकती है। फिर से देख लीजिए, नीजिंग, रनिंग नोज, हेडेक, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, माइल्ड फीवर, और इसके अलावा क्या होगी, आपको टायर्डनेस होगी। ये दीज आर कॉमन सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड। वायरल समझा बेटा, वायरल में केवल यही आपको पढ़ना और बाकी का कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का आपको। स्मॉल पॉक्स याद रखिएगा, स्मॉल पॉक्स एक ऐसा डिसऑर्डर था जो पूरी तरह से इरेडिकेट हो चुका है। आजकल के समय में जो कोरोना चल रहा है, जिसको कोविड-19 नाम दिया गया, मैंने कल समझाया था आपको पिछली क्लास में कि कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, कोविड-19 समझ लीजिएगा। तो कोविड-19 क्या करेगा आपका। इसके अलावा जो आपका ये रैबीज़ एक याद रखिएगा, रैबीज़ जो होता है किसी कुत्ते के काटने से या बिल्ली काटने से या आपके भेड़िए काटने से या बंदर काटने से होता है, और रैबीज़ 100% फेटल होती है। तो रैबीज़ का कोई इलाज नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। अगर किसी को रैबीज़ के सिम्टम्स आने लगते हैं, और रैबीज़ में सबसे मेन सिम्टम जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिया। क्या होता है बेटा, वो हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया में क्या होगा, पानी से डर लगना, है ना। तो हाइड्रोफोबिया का एक सिम्टम आएगा आपको रैबीज़ में। तो ये था बेटा कॉमन वायरल डिजीजेज। इसमें एक जो डिटेल में पढ़ना वो है आपका एड्स। तो मैं आपको एड्स जो है, एड्स वाले सेगमेंट में जब कैंसर से पहले एड्स बताएंगे, जब डिजीज में स्पेशली आएंगे स्पेशली, तब आपको एड्स बता देंगे। तो अगली डिजीज हम लोग देखेंगे आपका हेलमेन डिजीजेज। तो अगला देखो बेटा हेलमेन डिजीजेज देखो।